चुन्नू अपने माँ बाप के साथ वर्षापुर नाम के गांव में रहता है। उसके पापा एक गरीब मजदूर थे। जमींदारों के यहाँ से जो मजदूरी मिलती थी उसमें जैसा तैसा रोज का खर्चा चला पाते थे। ऐसे में अगर कोई और खर्चा आ जाता तो ऐसे लगता जैसे सिर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। हर साल की तरह इस साल भी बारिश शुरू हो गई थी। चुन्नू बिना छतरी के जैसे तैसे स्कूल पहुंचा तो लेट हो गया। उसे देखते ही टीचर ने कहा, चुन्नू वहीं रुक जाओ। कितनी बार कहा है तुमसे, बरसात में भीगते हुए मत आया करो, छतरी लेकर आया करो। टीचर जी वो टीचर छतरी होगी तो लाएगा ना। हर साल कहता है अगले साल छतरी लेकर आऊंगा और लाता नहीं है, कंजूस कहीं का। चुन्नू तुम छतरी लेकर क्यों नहीं आते? टीचर जी मेरे पास छतरी नहीं है। तो पापा से कहो हाट से खरीद लाए। ये देखो, ये देख, मेरे बापू ने ये छतरी लेकर दी है। देखो चुन्नू, मैं तुम्हें इस तरह भीगा हुआ क्लास में बैठने नहीं दे सकती। पूरी क्लास गंदी हो जाती है। तुम घर जाओ, कल आना या वहीं खड़े रहकर सुनो मैं क्या पढ़ा रही हूँ। और चुन्नू पूरे दिन उसी दरवाजे के पास तो कभी खिड़की के पास खड़ा टीचर को देखता रहा। वो क्या पढ़ा रही थी सुनता रहा। दूसरे दिन उसने सोचा बारिश शुरू होने से पहले ही वो स्कूल चला जाएगा, मगर जैसे ही वो निकलने लगा अचानक बारिश शुरू हो गई। अरे बारिश तो जोरों से शुरू हो गई। बापू मुझे छतरी लेकर दो ना। लेकर दूंगा बेटा, जल्दी ही लेकर दूंगा। हर साल आप यही कहते हो, फिर मेरा बेटा पूरे साल बारिश से बच बच कर जाता है, पढ़ता है, और फिर दूसरे साल वही समस्या। क्या करूं फुलवा, पूरे साल तो मेहनत करता हूँ पर इतना कमा ही नहीं पाता कि 2 वक्त की रोटी के सिवा भी कुछ जुटा सकूं। माफ करना चुन्नू बेटा, मैं तेरे लिए एक छोटी सी छतरी भी नहीं ले पा रहा हूँ। दुखी मत होइए बापू, मैं चला जाऊंगा। अरे कैसे चला जाएगा? बारिश। माँ मैं पेड़ के नीचे नीचे से होता हुआ बचता बचता स्कूल तक पहुँच जाऊंगा। बाय अम्मा बापू। अरे लेकिन चुन्नू बारिश से बचता हुआ भागकर एक पेड़ के नीचे पहुंचता है। कुछ देर वेट करता है, मगर बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। वो कुछ देर ऊपर की तरफ देखता है। आसमान पूरी तरह काला है। ओह बादल तो बहुत घिरे हुए हैं। लगता है आज स्कूल में बहुत लेट हो जाऊंगा। मुझे चलना चाहिए। अगर कुछ देर और ऐसी बारिश रही तो मैं कमर तक भीग जाऊंगा। फिर मेरा स्कूल ड्रेस भीग गया तो टीचर भी वैसे ही क्लास में नहीं आने देगी। क्या करूं? क्या करूं? उसे पेड़ पर चढ़े हुए काफी वक्त गुजर गया है। उसे भूख लगती है। वो अपना पेट पकड़ता है। उसे जोरों की भूख लग जाती है। सोचता है पता नहीं कब बारिश बंद हो, क्यों ना तब तक अपने स्कूल का टिफिन खा लूं। और वो अपने स्कूल बैग से अपना टिफिन निकालता है। उसमें रोटी और बुक्का किया हुआ प्याज है। तभी उसे पानी में नीचे छप छप की आवाज आती है। वो देखता है तो एक साधु चलता हुआ उसी पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है। चुन्नू उसे देखता है, फिर अपने भूख का एहसास करके रोटी प्याज के साथ खाने लगता है। साधु उसे खाता हुआ देखता है। चुन्नू दूसरा निवाला खाता है तो देखता है साधु उसे खाता हुआ देख रहा है। वो तीसरा निवाला खाता है, तब भी साधु उसे देख रहा है। साधु उसे देख रहा है, ये देख चुन्नू कहता है, बाबा खाओगे? 2 निवाले खिला दोगे तो भला हो जाएगा बच्चा। आज वर्षा की वजह से भिक्षा नहीं मिल पाई है। 2 निवाले क्या बाबा, 2 रोटी खा सकते हो, पर रोटी के साथ सब्जी नहीं है, सिर्फ मुक्का मारा हुआ प्याज है। जब भूख लगी हो तो हर खाना पंच पकवान लगता है बच्चे। लीजिए। किंतु
तुम इस वृक्ष पर क्यों बैठे हो बच्चे? स्कूल जा रहा था बाबा। बारिश तेज हो रही है। पेड़ के घने पत्तों में बचने के लिए यहाँ बैठ गया। छाता नहीं है तुम्हारे पास? नहीं बाबा, बापू से कहा था लेकर दे दो। वो थोड़ा लेकर दे देंगे। ये लो बच्चा, मेरे पास एक छाता है, तुम ले लो। कमाल है बाबा, छाता होते हुए भी आप बारिश में भीगते हुए आए। हम साधुओं को छाते की क्या जरूरत? हम साधुओं को छाते का क्या काम? ठंडी, गर्मी, बारिश, कुछ भी हो, हम तो कुदरत के हर रूप का आनंद लेते हैं। वाह, आत्मा तृप्त हो गई बच्चा। जाओ, खुश रहो। कहता हुआ साधु वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चुन्नू भी पेड़ से उतरता है और छतरी खोलता हुआ स्कूल पहुँच जाता है। स्कूल में सभी उसे इतनी बढ़िया छतरी लिए आया देख चौंक जाते हैं। अरे चुन्नू, आज छतरी होकर भी तुम लेट हो गए। अब तो स्कूल छूटने का टाइम हो गया है। कल से लेट नहीं होऊंगा टीचर जी। अभी अभी छतरी मिली है मुझे। जरूर कहीं से चुराया होगा गप्पू। सभी बाहर आते हैं तो देखते हैं बाहर बहुत ही तेज हवा चल रही है, आंधी सी, और फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ये देख सारे बच्चे अपनी अपनी छतरी खोलते हैं। 2-3 बच्चों के पास छतरी नहीं है। ये देख गप्पू एंड फ्रेंड्स अपनी अपनी छतरी खोलते हुए उनकी ओर देखकर हंसते हैं। तभी चुन्नू आता हुआ अपनी छतरी खोलता है और उन 2-3 बच्चों से कहता है, आ जाओ, तुम तीनों भी आ जाओ। अरे हम तीनों इतनी सी छतरी में कैसे आ सकते हैं? अरे पूरी तरह भीगने से तो अच्छा है कुछ कुछ बच जाना। आओ, देखो बच रहे हैं ना हम चारों। हाँ यार, तुम्हारी छतरी तो बहुत बड़ी है। इनकी छतरी कौवा बन गई। गप्पू आ जाओ, मेरी छतरी में आ जाओ। बारिश बहुत तेज है। नहीं मैं आऊंगा तुम्हारी छतरी में। तुम्हारी छतरी में। ए हटो, उसने मुझे बुलाया था। और गप्पू अपने ही दोस्तों को धक्का देकर चुन्नू की छतरी के नीचे घुस जाता है। जैसे ही वो छतरी में घुसता है, छतरी फिर कुछ बड़ी हो जाती है। तभी बाकी दोस्त भी आकर उसकी छतरी में घुस जाते हैं, तो छतरी और भी बड़ी हो जाती है। सभी उसके नीचे सुरक्षित आ जाते हैं। सभी गांव की ओर चल देते हैं। अब रास्ते में एक एक करके कई लोग मिलते हैं। वे भी चुन्नू की छतरी में घुस जाते हैं। धीरे धीरे छतरी इतनी बड़ी हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे चुन्नू नहीं, कृष्ण भगवान है, जो गोवर्धन पर्वत उठाए उनके साथ चले जा रहे हैं। जमींदार साहब, आप यहाँ? हमें बुला लिया होता, कुछ काम? हमने सुना है तुम्हारे बेटे के पास इतनी बड़ी छतरी है कि पूरा गांव उसके नीचे बारिश से बचता हुआ आ गया। नहीं तो ये देखिए, ये तो बहुत छोटी सी छतरी है, एक बच्चे को बचाने के बराबर। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। देखा है ना छोटी ही छतरी। पर मैंने तो देखा था। जमींदार साहब, हमें भी भीगने से बचा लो। अरे ये छतरी तो बड़ी होती जा रही है। देखा, मैंने कहा था ना। चुन्नू बेटा, तुम्हें ये छतरी कहाँ से मिली? ये मुझे आज एक साधु बाबा ने दी थी। ओह, तभी ये जादुई छतरी है। इससे तो हम पूरे साल के लिए पानी स्टोर कर सकते हैं। कैसे जमींदार साहब? इसके नीचे जितने भी इंसान आते हैं, ये उतनी ही बड़ी होती चली जाती है। हम अपने गांव और तालाब के बीच चुन्नू को ये छतरी लेकर खड़ा कर देंगे। फिर उसके नीचे चुन्नू के एक तरफ तालाब तक, दूसरी तरफ नहर तक गांव वाले खड़े कर देंगे। उन्हें पानी से बचने के लिए छतरी तालाब से नहर तक बड़ी हो जाएगी। फिर जो भी बारिश का पानी गिरेगा, तालाब और नदी में गिरेगा। पूरे साल भर की पानी की समस्या हल हो जाएगी। और जमींदार के कहने पर चुन्नू ने वैसा ही किया
और सचमुच बारिश का पानी छतरी पर से होता हुआ एक तरफ तालाब और दूसरी तरफ नहर में गिरता रहा। फिर तो ये सिलसिला रोज चलने लगा। जब भी बारिश होती, नहर और तालाब ही नहीं भर जाते, बल्कि उन खेतों को भी ज्यादा बारिश से बचा लिया जाता जिनका अधिक बारिश की वजह से नुकसान हो सकता था। फिर तो पूरे गांव में चुन्नू की वाहवाही हो जाती है। बेटा, इतने सालों से तुम एक छतरी के लिए तरस रहे थे। अब देखो, तुम्हें ऐसी छतरी मिली है कि तुम हमारी ही नहीं, पूरे गांव की रक्षा कर रहे हो। हमें स्कूल में पढ़ाया गया था बापू, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। भरतपुर नाम के गांव में मनीष अपनी पत्नी रेखा और 2 बच्चों बंटू और चिंकी के साथ रहता था। मनीष अपना एक छोटा सा ढाबा चलाता था। मनीष बड़ा ही लजीज खाना बनाकर बेचता था, जिससे उसका ढाबा ठीक ठाक चलता था। वाह यार मनीष, क्या लाजवाब खाना है। तुझे पता है, इतना स्वादिष्ट पालक पनीर मेरी माँ भी बनाया करती थी यार। सच में मनीष भाई, मजा आ रहा है। उसके ढाबे पर उसके गांव के और आसपास के गांव के लोग खाना खाने आते रहते थे। लेकिन अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। उसका ढाबा कच्चा बना हुआ था, जिस कारण बरसात के समय में वहाँ पानी टपकना शुरू हो जाता था और इसलिए बरसात में उसका धंधा मंदा पड़ जाता था। उसके ढाबे पर कम ग्राहक आने लगते हैं। बाहर बारिश जोरों पर थी। हे भगवान, पिछले 2 हफ्ते से बहुत ही कम ग्राहक आए हैं ढाबे पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बारिश में लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, ऊपर से ढाबे में पानी भी टपकता है, शायद इसलिए। अच्छा चलिए, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ ढाबे पर। वो दोनों ढाबे पर चले जाते हैं। उस रोज भी खाना बनाते हैं, लेकिन उस रोज भी बारिश के चलते कोई नहीं आता। लगता है आज भी ये सारा गरीबों में बांटना पड़ेगा। कोई ग्राहक नहीं आया। उस रोज भी वो सारा खाना गरीबों में बांट आते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। एक रोज आधी रात के समय गांव में तेज तूफान आता है और जोरों से बिजली कड़कती है और वो बिजली उसके ढाबे पर आकर गिरती है, जिससे उसका ढाबा जल जाता है। ये क्या हो गया रेखा? अब मैं क्या करूँगा? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। दिन पर दिन बारिश बढ़ती जा रही थी और मनीष उसी बारिश में काम ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उल्टा सारा दिन बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी लग जाती है। अब जैसे तैसे वो अपने दिन काट रहे थे। फिर एक रोज रेखा का मुंह बोला भाई माधव उनके घर आता है। अरे जीजा जी, इतनी बारिश में रोज रोज काम ढूंढने निकलते हो, बेकार में परेशान होते हो। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मेरे साथ चलो और मेरी दुकान पर काम करो। वैसे भी मेरा आदमी अपने गांव गया हुआ है और मैं आपको महीने के आखिर में तनख्वाह दे दिया करूंगा। क्यों दे दी? ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, माधव बिल्कुल ठीक कह रहे जी। वैसे भी अपने पास और कोई काम तो है नहीं अब, तब तक यही काम कर लो आप। अच्छा ठीक है माधव, तुम कहते हो तो मैं यही कर लेता हूँ। वैसे भी घर खर्च तो चलाना ही है ना। अब मनीष माधव की दुकान पर काम करने लगता है। वो बिना 1 मिनट भी आराम किए सारा दिन मेहनत करता, अनाज की बोरियों को ट्रकों से उतारता और दुकान के अंदर का सारा काम संभालता। लेकिन जैसे ही महीना पूरा होने को आता है, तभी तनख्वाह देने के नाम पर वो टाल मटोली करने लगता है। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह जीजा जी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माधव? तुम्ही ने तो उस रोज रेखा के सामने कहा था कि महीने के आखिर में तुम मुझे तनख्वाह दोगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको काम की जरूरत थी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर काम करने नहीं, मदद करने के लिए बुलाता था। और मदद करने के लिए भी कोई पैसे लेता है क्या? ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया माधव। मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे सबक सिखाने वाले। मनीष दुखी मन से घर आ जाता है। आ गए आप? आज तो महीने का आखिर है, आज तो आपको तनख्वाह भी मिल गई होगी। तो पापा, फिर तो आप कल ही मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए। आपको पता है मेरी टीचर मुझे रोज रोज फीस के लिए टोकती है। ये सुनते ही मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नसीब न जाने कैसा है रेखा, जो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप रो क्यों रहे हैं? ठीक से बताइए ना क्या बात है। फिर मनीष उसे सारी बात बताता है। हे राम, वो इतना बड़ा मक्कार निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। छी, उसे तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। फिर कुछ दिनों तक जैसे तैसे वो दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाता है। तब जाकर उसे एक बड़ी कोठी में ड्राइवर की नौकरी का काम मिल जाता है, जहाँ उसे महीने के 10,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। लेकिन उससे वो ड्राइवरी के अलावा अपने घर के काम भी लेते और इसी के सहारे अपना घर खर्च चलाता है।
ऐसे ही एक शाम जब मनीष काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे गिरे हुए बच्चे पर जाती है, जो कि लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करो। ये तो किसी बच्चे की आवाज आ रही है। मनीष जल्दी से उसे पास के डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद भी किसी ने मेरी जान नहीं बचाई, क्योंकि शायद कोई भी रोड एक्सीडेंट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष काका। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? तेरी जगह अगर मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसकी जान नहीं बचाता? उधर जैसे ये बात जमींदार को पता चली, वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने वीरेन को गले से लगा लिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। अगर आज तू ना होता तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। ये ले मनीष, इसे मेरी तरफ से इनाम समझ कर रख ले। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। रख लो मनीष, तुमने मेरे जान से प्यारे बेटे को बचाया है, तो उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मनीष जब घर आकर देखता है तो वो पूरे 5 लाख रुपए होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होता है। अब वो जल्द ही सड़क किनारे अपनी जमीन पर खुद का पक्का ढाबा खोल लेता है। सड़क किनारे होने से अब उसकी और भी ज्यादा कमाई होने लगती है। अब बरसात में न तो उसके ढाबे की छत टपकती और न ही ग्राहकों की कमी होती, क्योंकि गाड़ियों में घूमने निकले लोग उसके ढाबे पर ही अपनी गाड़ी रोकते और लजीज लजीज खाना खाकर बारिश के मजे लेते। अब मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता। बेलापुर गांव में आत्माराम और उसकी पत्नी गायत्री रहते थे। गायत्री चाय की बड़ी ही शौकीन थी। जैसे ही बारिश का मौसम आता तब तो वो बस हर वक्त चाय की ही रट लगाती रहती। उसका पति आत्माराम मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता था। गायत्री घर संभालती थी, लेकिन वो चाय की इतनी शौकीन थी कि घर में राशन हो ना हो, लेकिन चाय बनाने का हर सामान हर पल उसके घर में रहता था। उसके पति को जब भी मजदूरी मिलती तो वो उसमें से राशन के साथ साथ अपनी चाय पत्ती और चीनी एडवांस में हिला कर रख ले। इतना सारा चाय बनाने का सामान फिर ले आई? अरे चाय की दुकान खोलने का इरादा है क्या? वाह मेरे पति देव, क्या आइडिया दिया है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो तो तुम्हें सुबह ही पता चलेगा। गायत्री के पास एक पुराना टेबल था। अगले दिन सुबह उसने उस टेबल पर चाय की दुकान लगाने का फैसला किया। वो अपने उस टेबल को घर के बाहर ले आई और उस पर चाय बनाने का सामान रख दिया। मानसून का समय था, जिससे मौसम काफी सुहाना हो रखा था। चाय ले लो, सिर्फ 5 रुपए में चाय। आओ आओ, इस सुहाने मौसम में चाय का मजा लो। कुछ ही देर में उसके पास चाय पीने के लिए लोग आने लगे। ठंडी ठंडी हवा, मानसून का महीना, सुहाना मौसम और ऊपर से अदरक इलायची मसालों वाली चाय। बहन जी, एक कप मुझे भी लेना। ऐसे ही देखते सुबह से दोपहर हो गई। आत्माराम गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर आया। सारा दिन बस लोगों को चाय ही पिलाती रहोगी या घर में खाना भी बनाओगी? हाँ तो कौन सी आफत आ रही है? दिख नहीं रहा बीवी बिजनेस कर रही है, खुद ही जाकर बना लो खाना। लेकिन मेरी माँ, बनाओ किसमें? चूल्हा तो तुम हथिया कर बैठी हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, आज मेरा काम का पहला दिन है, परेशान मत करो। खाना अब सीधा रात को ही खाना, तब तक इस चाय से ही काम चलाओ। लो, एक कप चाय पियो। नहीं पीनी है तुम्हारी चाय। हे भगवान, मैं क्या करूं इस औरत का? काश कि कोई चाय देने वाला पेड़ होता जो सारा दिन बस चाय ही देता रहता। शाम को जब ग्राहक आने बंद हो गए तो गायत्री ने चूल्हा अंदर ले जाकर रख दिया और उसमें खाना बनाने लगी। साथ ही उसने चाय के पतीले में बची हुई थोड़ी सी चाय को अपने घर के आंगन में लगे पेड़ की जड़ों में डाल दिया। सुबह जब गायत्री आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसकी नजर उस पेड़ पर गई। अरे, एक रात में इस पेड़ पर इतने फल कैसे लग गए? कल रात तक तो इसमें कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ आत्माराम भी आ गए। हाँ, इसमें तो बहुत सारे फल लगे हैं। चलो एक तोड़ कर देखते हैं। आत्माराम ने फल तोड़ा तो उस फल में से चाय निकली। इस फल में चाय? भला ये कैसे हो सकता है? हाँ, चाय, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। कल तुमने मेरी जड़ में चाय डाली थी, इसलिए अब तुम्हें हर रोज चाय मिलेगी। तुम जितनी चाहो उतनी चाय के फल मुझसे तोड़ सकते हो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हम बिना लागत लगाए ही लोगों को मुफ्त की चाय बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। अच्छा सुनिए जी, ग्राहक आते ही होंगे। तुम जल्दी से इन फलों से चाय निकाल कर केटल में डालो ताकि मैं उन्हें बेच सकूं। उन्होंने जल्दी से केटल में चाय भरी और फिर गायत्री उसे अपने टेबल लगाकर बेचने लगी। गायत्री बहन, आज तुम चाय चूल्हे पे नहीं बना रही? इस केटल में तो ठंडी होगी ना? नहीं भाई साहब, चाय एकदम गर्म है, बस अभी चूल्हे से उतार कर लाई हूँ। इस चाय में बड़ा ही स्वादिष्ट स्वाद है भाई। अब गायत्री के ग्राहक और भी बढ़ गए, क्योंकि जो स्वाद उस पेड़ की चाय का था
वैसा स्वाद उन्हें और कहीं नहीं मिला। गायत्री अब खूब मुनाफा कमाने लगी। वो हर रोज सुबह फल तोड़ती और उसमें से चाय निकाल कर लोगों को बेचती। एक रोज ऐसे ही रात को बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगे और जोरों की बारिश हुई, जिसमें कि उस पेड़ पर लगे सभी फल टूटकर नीचे गिर गए। ये देख गायत्री बहुत परेशान हो गई और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये क्या, सारे फल तो नीचे गिर गए। अब मैं अपने ग्राहकों को मुफ्त की चाय कैसे बेचूंगी? सोचा था अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, अब हम कुछ बचत कर पाएंगे, लेकिन लगता है हमें फिर से दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन काटना होगा। इसके बाद गायत्री उदास होकर दरवाजे पर ही बैठ गई और उसकी वहीं आंख लग गई। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो पेड़ फिर से पूरी तरह चाय के फलों से भरा पड़ा है। ये चमत्कार देख गायत्री और आत्माराम बहुत खुश हुए। फिर बारिश के मौसम में भी गायत्री तिरपाल लगाकर चाय बेचने लगी। अब तो भरी बारिश में भी लोग उनके यहाँ चाय का स्वाद चखने जरूर आते। उन्हें उस पेड़ की चाय की लत जो लग गई थी,